नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई तरह का वीडियो, जिसमें जैसे अभी आप जानते हैं थोड़े दिन पहले ही, अभी लगभग 4-5 दिन पहले डीडीए हाउसिंग ने जो है अपनी एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसके तहत उन्होंने ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी, पेंट हाउस, इस तरह के फ्लैट्स जो है निकाले थे। और इसी तरह एक स्कीम लॉन्च करी है हरियाणा ने, हरियाणा अफोर्डेबल निकाल करके। हालांकि हरियाणा अफोर्डेबल पहले भी आते रहे हैं, जैसे डीडीए के आते रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्कीम अब की बार बिल्कुल लगभग एक ही समय पर लॉन्च हुई हैं। तो अभी जैसे अगर हम बात करें अफोर्डेबल की और एक तरफ बात करें डीडीए के, एलआईजी या अपना ईडब्ल्यूएस की, तो कुछ लोग जो है इन सबको आपस में मिक्स कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी जो है वो एक जैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को जो है हम अलग अलग करके मैं बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस जो आपका होता है वो केवल और केवल एक कमरा, एक रसोई और एक आपका टॉयलेट, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। और जो एलआईजी होता है उसमें आपका एक आपका बेडरूम होता है और किचन होता है, और किचन के साथ एक लिविंग एरिया होता है जिसको कि आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, और एक टॉयलेट होता है। तो ये स्पेस उसका होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, और इसीलिए दोनों के रेट में भी फ़र्क है। तो दोस्तों अभी हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर डीडीए का एलआईजी ले या अफोर्डेबल ले, दोनों में कौन सा बेहतर है, कौन सा लेना चाहिए, किस में ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, क्या साइज़ है, क्या एमिनिटीज़ है उसमें, लिफ्ट का प्रोविज़न क्या है, कितने फ्लोर रहेंगे, तरह तरह के बहुत प्रश्न थे लोगों के जहन में। तो हम एक एक करके उन सब प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको साथ कोई भी गलत ना हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। जब भी केवल इसी अफोर्डेबल में या इसी डीडी हाउसिंग में नहीं, जब भी वो निकले इस तरह के फॉर्म, तो वो सिर्फ जो भी हम जिन एक्सपेक्ट्स पे हम बात करने जा रहे हैं, 12 पॉइंट्स पे हम इस पर चर्चा करेंगे। उन 12 पॉइंट्स को आप कागज़ पे लिख करके चले जाना। आपको चीज़ों का सारा फिल्टर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों बड़े अपने मेहनत की कमाई का पैसा होता है, घर लेते वक्त इन पॉइंट्स पे जरूर 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 एक बार निगाह करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, जिससे कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, और जरूर इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और इसको शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर, कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसकी बेहतर है, अफोर्डेबल में क्या कंस्ट्रक्शन है और डीडीए हाउसिंग में क्या कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अभी जो ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, ये लगभग 4 साल पहले डीडीए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और जैसे अभी अफोर्डेबल सोहना में एक अफोर्डेबल है जो लॉन्च होने जा रहा है, और इससे पहले गुड़गांव में और अफोर्डेबल लॉन्च हो चुके हैं। तो उनकी और इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में अगर हम देखें, तो लेटेस्ट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो है माई वन क्वालिटी। उसका नाम माई वन है, जिसमें कि कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और ईंटों की जगह पे उन ब्लॉक्स को लगाया जाता है। लेकिन अगर हम पहले की कंस्ट्रक्शन देखें, तो इससे पहले का जो रिवाज था, जो एक कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, वो चल रही थी ऐश ब्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपने देखा होगा अपने आते जाते कि बड़े बड़े साइज की ईंट होती है, ईंटों के ब्लॉक्स होते हैं जो कि ऐश लगते हैं सीमेंट जैसे, लेकिन वो एक्चुअली में ऐश ब्रिक उनको बोलते हैं, जो कि राख से बने हुए होते हैं। वो वैसे बहुत ईंट से ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन उसमें खास चीज़ होती है कि उसका वेट जो है बहुत कम होता है, क्योंकि लगभग 8, 10, 15, 20 माले की बिल्डिंग बननी होती है। तो उस बिल्डिंग में इतनी वजनदार अगर हम लाल वाली ईंट लगाएंगे, तो वो उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता था लेंटर पे। इसलिए अभी एक क्वालिटी आई थी ऐश ब्रिक क्वालिटी, उसको लोगों ने यूज़ करना शुरू करा था, बिल्डर्स ने उसको यूज़ करना शुरू करा था, चाहे वो डीडीए हो चाहे कोई प्राइवेट बिल्डर हो। तो अब लेकिन उसके बाद अब ऐश ब्रिक, इससे पहले लाल वाली ईंटें यूज होती थी, वो जो कि आप सब जानती है, हम सबके घर उसी ईंटों से बने हुए हैं। लेकिन समय रहते धीरे धीरे अब जो चेंज आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन आई है वो है माई वन कंस्ट्रक्शन। माई वन कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, प्योर कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, जिनको कि दीवार लाल ईंट या ऐश ब्रिक की जगह पर रखा जाता है। अगर हम डीडीए में और अफोर्डेबल में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देखें, तो आज गुड़गांव लो या सोहना लो
किसी में भी आप देखेंगे तो 95% प्रोजेक्ट्स में माई वन कंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन से वो अपना बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। लेकिन वहीं डीडीए का अगर हम जो अभी लॉन्च हुआ उसमें देखें तो उसमें उन्होंने ऐश ब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन का नंबर 1 हुआ कि आप कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें प्रोजेक्ट पे बिल्डर हमें दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें साइज की, आज अफोर्डेबल में जो साइज जो है हरियाणा गवर्नमेंट जो देती है वो लगभग 645 स्क्वायर फीट का उनका साइज होता है, जिसमें बालकनी जो है वो अलग होती है, लगभग 100 स्क्वायर फीट की 80 स्क्वायर फीट की बालकनी होती है। तो इसको मोटा मोटी हम 750-740 स्क्वायर फीट का एक साइज देते हैं। अगर उसी के हम डीडीए में कंपेयर करें तो डीडीए में आपको उसी की जगह पर लगभग 450 स्क्वायर फीट का साइज मिलता है। तो लगभग 200 स्क्वायर फीट का यहाँ पर मोटा मोटी 300 स्क्वायर फीट का यहाँ मोटा मोटी फर्क आता है कि 300 स्क्वायर फीट जो है आपको साइज जो है अफोर्डेबल में ज़्यादा मिलता है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी अगर हम अब इसमें तीसरी हम अगर बात करें तो बात करते हैं कि कितने बीएचके का ये होता है। तो दोस्तों जो आज की डेट में अफोर्डेबल जो हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है वो 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके बना रही है। साइज लगभग जो है वो इनका 450, 600, 550 और 650 के आसपास रहता है। तो हम इसमें मोटा मोटी 2 और 3 बीएचके लेकर के चल लेते हैं कि अफोर्डेबल आपको 2 बीएचके भी मिल सकता है 550 स्क्वायर फीट के साइज में और 650 स्क्वायर फीट के साइज में। इसमें मैंने बालकनी का साइज नहीं जोड़ा है। तो 650 स्क्वायर फीट में आपको 3 बीएचके भी मिल सकता है। उसी के कंपेयर में आपको अगर हम देखें डीडीए में तो एलआईजी होता है जो कि एक सिर्फ 1 बीएचके सेट आपको मिलता है। तो दोस्तों ये 2 बीएचके भी अगर हम इसको मान ले तो 2 बीएचके और एक 1 बीएचके तो दो में बहुत फर्क होता है। 1 बीएचके में एक ही फैमिली रह सकती है, 2 बीएचके में आपको पता है कि आप उसको अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसमें चौथी चीज़ अगर हम लेकर चले पार्किंग, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक इशू है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब, कहीं भी चले जाओ। पहले आपके पास बराबर वाला प्लॉट, सामने वाला प्लॉट खाली रहता था, ज़मीनें खाली पड़ी थी, लैंड बड़ी बड़ी लैंड्स प्लॉट्स खाली पड़े हुए थे, तो कहीं भी गाड़ी पार्क हो सकती थी। लेकिन आज की डेट में पार्किंग एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत ही बड़ा इशू है, मैटर है कि पार्किंग फ्लैट के साथ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अफोर्डेबल में जो आपको एक पार्किंग जो है स्पेस मिलता है, जिसमें आप ओपन स्पेस में, ओपन स्काई पार्किंग जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है, चाहे आपके पास 4 व्हीलर है। तो वो एक स्पेस जो है आपको अफोर्डेबल में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम डीडीए में अगर ये बात करें तो डीडीए के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पार्किंग जैसी चीज़ कोई नहीं मिलती है कि जहां पर आपको पार्किंग स्पेस रिटर्न में मिले। हालांकि अफोर्डेबल में भी आपको पार्किंग स्पेस रिटर्न में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वहां पर स्पेस होता है कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। लेकिन साथ ही साथ वहाँ एक प्रोविज़न भी है अफोर्डेबल में, अगर आप चाहते हैं कार पार्किंग लेना तो एक अमाउंट पर बिल्डर से आप कार पार्किंग परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें कि उसमें आपको रिटर्न में एक आपको स्पेस दिया जाएगा और उस पर आपका यूनिट नंबर के साथ लिखा जाएगा कि ये कार पार्किंग आपके लिए रिजर्व है। तो ऐसा प्रोविज़न अफोर्डेबल में है, लेकिन डीडीए में ये प्रोविज़न नहीं मिलता। पांचवी चीज़ अगर हम पांचवें पॉइंट पे बात करें तो इसमें बात करते हैं फ्लैट के प्लेसमेंट की, कि आपका जो फ्लैट है वो एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स बने हुए हैं। तो दोस्तों अफोर्डेबल में और डीडीए में बहुत बड़ा फर्क है। ये एलआईजी आज की डेट में जो हम देखें तो लगभग 25 से 30 फ्लैट एक ही फ्लोर पे डीडीए ने बनाए हैं। अभी जो डीडीए द्वारका में जो लॉन्च हुआ है और आपका लोकनायकपुरम में लॉन्च हुआ है, एक फ्लोर पे 25 से 30 फ्लैट जो है उन्होंने दिए। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ फ्लैट्स एक फ्लोर पर है, जिसमें कि काफ़ी मतलब आप मान ये कह के चल सकते हैं कि उसमें रोज किसी ना किसी के साथ आपका ना कुछ कहा सुनी ये सब हो सकता है। क्योंकि एक अगर हम नॉर्मल एक अनलिस्टेड कॉलोनी में देखें तो उसमें भी इतने फ्लैट्स नहीं, इतने फ्लोर या इतने फ्लैट्स या इतने मकान नहीं होते एक गली में, लेकिन इन्होंने 25 से 30 फ्लैट्स एक ही फ्लोर पे दे दिए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के एवज में अगर हम देखें हरियाणा अफोर्डेबल में, तो हरियाणा अफोर्डेबल में लगभग 8 से 10 आपको फ्लैट एक ही फ्लोर पर दिखाई देते हैं। और उनका भी गेट, उनका जो एग्जिट एंट्री जो गेट होता है वो आमने सामने बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर वो ऐसी डायरेक्शन में होता है कि एक से दूसरे फ्लैट के अंदर हम ना झांक सकें।
तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी में अगर हम हाइट की बात करें, इसी पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट पे ही, तो जो हमें हाइट डीडीए में देखने को मिलती है, एक अच्छी हाइट देखने को मिलती है। ग्राउंड प्लस 4 की हाइट होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे की नहीं होती, आप फटाफट नीचे आ सकते हैं। लेकिन उसी के एवज में अगर हम अफोर्डेबल में जाएं तो अफोर्डेबल में आज की डेट में 18 से 20 फ्लोर, 22 फ्लोर, 23 फ्लोर तक की माले की बिल्डिंग भी जो है आपको अफोर्डेबल में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर आपको अगर हाइट पसंद है तो अफोर्डेबल में वहां पर जा सकते हैं। अगर आपको लो राइज पसंद है तो आप डीडीए में भी जा सकते हैं। तो ये एक हाइट का जो है कंपैरिजन जो है वो मैंने करके बताया है। सातवां अगर हम पॉइंट पे आए तो वो एमिनिटीज़ का पॉइंट है। एमिनिटीज़ जो आपको फ्लैट के साथ जो चीज़ें, जन सुविधाएं जो आपको मिलती है, जो एक बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए आदमी अपने कॉलोनी वाले घर को छोड़ करके एक फ्लैट में आता है कि उसको ये सुविधाएं सारी मिलेगी। इन सुविधाओं पे जैसे कि ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया आज की डेट में डीडीए में भी ग्रीन एरिया मिलता है और आपको अफोर्डेबल में भी ग्रीन एरिया मिल जाएगा। लेकिन बस सबसे बड़ी बात है वो साइज़ कितना है। तो अफोर्डेबल में थोड़ा ज़्यादा साइज़ होता है ग्रीन एरिया का कंपैरेटिवली डीडीए। और उसको उसके बाद उसमें आता है बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब चीज़ें आपके पास है नहीं। तो डीडीए में किसी भी प्रोजेक्ट में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी चीज़ें या किड्स प्ले एरिया जैसा चीज़ें जो है वो नहीं देखने को मिलती है किसी भी एलआईजी प्रोजेक्ट में, डीडीए के में। लेकिन उसी के कंपेयर में अगर हम अफोर्डेबल में देखें, हरियाणा अफोर्डेबल में, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाए, सब में आपको किड्स प्ले एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, दिखाई देंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक और एमिनिटीज़ की, जो कि है स्विमिंग पूल। आपको डीडीए के किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी आपको स्विमिंग पूल जैसी चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन अभी के अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो हरियाणा अफोर्डेबल में अब अफोर्डेबल में भी जो डेवलपर है वो स्विमिंग पूल बनाने लगा है। अभी 2 प्रोजेक्ट जैसे पीछे लॉन्च हुए थे तो दोनों में लगभग स्विमिंग पूल था ही, और ऐसे ही अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं उसमें भी स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो हमारा यूथ है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जहां हम रह रहे हैं उसमें वहां पर स्विमिंग पूल तो होना ही चाहिए। अब इसमें में एक और एमिनिटीज हम ऐड कर लेते हैं, क्लब हाउस। तो डीडीए के किसी भी प्रोजेक्ट में क्लब हाउस आपको नहीं मिलेगा न, और लेकिन अफोर्डेबल में आपको यहाँ पर आज की डेट में जितने भी डेवलपर हैं सबने क्लब हाउस भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको क्लब हाउस जो है लगभग पिछले जैसे 1 2 3 प्रोजेक्ट हम देखें गुड़गांव गए तो सब में जो है क्लब हाउस था। और अब सोहना में जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें भी क्लब हाउस दे रहे हैं। तो ये जो एमिनिटीज़ है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है कि ये एमिनिटीज़ हमें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। आखिर शाम को जब आदमी ऑफिस से घूम फिर करके अपने काम करके आता है तो उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए तो वो चीज़ चाहिए। सो मॉर्निंग वॉक करने के लिए उसे पार्क चाहिए, रनिंग स्पेस चाहिए, जॉगिंग कोर्ट उसको ट्रैक चाहिए, साइकिलिंग ट्रैक चाहिए। तो एक जॉगिंग ट्रैक और पार्क जो है बड़े बुजुर्गों को देखने बैठने के लिए वो सब आपको अफोर्डेबल में भी मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम अब आए रेट पर, तो रेट अगर हम देखें तो आज की डेट में अफोर्डेबल का जो रेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो निकाला हुआ है वो 4500 रुपये स्क्वायर फीट आपका जो कारपेट एरिया रहता है उसका रेट है। और 1200 रुपये स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली आपकी जो बालकनी साइज, बालकनी है वो उसको मेजरमेंट की जाती है। और लगभग लगभग एक आपको फ्लैट 30 31 32 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। मोटा मोटी 30 से 32 लाख के बीच में एक आपको फ्लैट पड़ जाता है। लेकिन उसी के एवज में अगर हम डीडीए में देखें तो डीडीए में आपको एक एलआईजी आज की डेट में 24 लाख से और 28-30 लाख के बीच में मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा रेट में फर्क है। लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है जो कि आपको अफोर्डेबल में मिलेगी। आपके टावर के अंदर सिक्योरिटी है, आपके गेट पर सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी डीडीए में देखने को नहीं मिलती जो कि आपको अफोर्डेबल में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिया है तो कैसे ट्रांसफ़र होता है। डीडीए में प्रोविज़न है कि आप पोजेशन के बाद उसको सेल कर सकते हो, लेकिन वहीं अफोर्डेबल में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। वहाँ आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी, ट्रांसफ़र के बाद आपको जब पोजेशन मिल जाएगा उसके बाद 1 साल के लिए प्रोजेक्ट को अपने पास, अपने फ्लैट को रिटेन करना होगा, रखना होगा। उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपके हैंड ओवर हुआ और आप तुरंत उसे सेल कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात लेते हैं मेंटेनेंस की, कि मेंटेनेंस इसकी कैसे रहती है। तो दोस्तों लगभग 4 से 5 साल तक तो प्रोजेक्ट को जो है, जो डेवलपर होता है, जो बिल्डर होता है, वही अपने उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो एक RWA जो कि DDA हो या अफोर्डेबल हो, दोनों जगह लगभग बनती ही हैं। तो अफोर्डेबल में भी RWA ही उसको मेंटेन करता है। लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है, DDA से ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस एक प्राइवेट बिल्डर अपने क्लाइंट्स को, अपने रेजिडेंट्स को दे रहा है। अब तक के प्रोजेक्ट्स जितने भी मैंने देखे हैं, सारी मेंटेन करके रखता है। डे बाय डे उनकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, झाड़ू पोछा सब लगता है, क्लब साफ रहता है। वहीं DDA के क्लब में आपको काली दीवारें ये सब देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम की, टाइम और उसमें एप्रिसिएशन में, तो DDA के ज़्यादातर प्रोजेक्ट है आपको रेडी टू मूव मिलेंगे। वहीं आपको अफोर्डेबल जो है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। थोड़े का मतलब लगभग 3.5 से 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। आपको 4 साल बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। DDA का प्रोजेक्ट आपको हाथ के हाथ मिल सकता है, आप पैसे दीजिए और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो रेडी टू मूव होता है। तो यहाँ आपको वेट करना पड़ता है। इसी में अगर आप अप्रिसिएशन की बात कर ले, तो अप्रिसिएशन जो है आज की डेट में अफोर्डेबल में बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि गुड़गांव में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसलिए सारा खेल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का है, कि कहाँ पर किस चीज़ की सप्लाई मैक्सिमम ज़्यादा है और किस चीज़ की सप्लाई कम है। और DDA में अगर हम देखें तो अगले 4 साल में, जैसे आज की से हम बात करें, तो आपको प्रोजेक्ट 4 साल बाद अफोर्डेबल का मिलेगा। आज आपने 30 लाख 31 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कहीं भी अगर अफोर्डेबल है, कहीं भी, मैं कहता हूँ सोना की दमदमा लेक वाली जो रोड है उसके अंदर भी अभी अफोर्डेबल आए थे, वहाँ भी 30 लाख वाली चीज़ का जो प्राइस जाने वाला है अगले 4 साल में, लगभग 50 से 52 लाख 55 लाख तक जाएगा, है ना। तो लगभग 20 लाख का अप्रिसिएशन 4 साल बाद आपको वहां भी मिल रहा है। और जबकि अगर गुड़गांव की बात करें तो एक एक प्रोजेक्ट 70 लाख रुपए 70 लाख रुपए का जाता है, यानी 35 लाख का प्रोजेक्ट, और उसमें 35 लाख रुपए ही प्रीमियम आपको 3 से 4 साल बाद मिल जाएगा। अभी हम सेक्टर 110 की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की, वहां पर अभी जनवरी 22 यानी 2022 की जनवरी में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 110 में, उसकी कीमत लगभग 31 लाख रुपए थी, जो कि आज 22 लाख रुपए ऊपर प्रीमियम ऑफर दिया जा रहा है। 22 लाख रुपए तो कंपनी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, तो 53 लाख रुपए की चीज आज आपकी उसकी हो गई। अगर आपका सेक्टर 110 की मैं ये बात कर रहा हूँ गुड़गांव की, तो अगर हम सोना में कहीं की भी, सोना या गुड़गांव में कहीं की भी बात करें, तो लगभग आप ऑलमोस्ट इसको डबल मान के चले, कि आपका 4 साल बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो फ्लैट है, वो लगभग डबल के पास तो खड़ा ही होगा। और अगर हम इसमें रेंटल की बात करें तो रेंटल मान के चलो कि आपको इसमें 60 से 70 पैसे का रेंटल मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी 30-32 लाख रुपए की चीज़ है तो आपको 22 हजार रुपए के आसपास का रेंटल मिल जाता है। तो अगर हम इसमें अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो 12वें नंबर पे आता है कमर्शियल। दोस्तों कमर्शियल जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आज की डेट में DDA में, दिल्ली में अगर हम जाएं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप रह रहे हो, चाहे वो LIG हो, MIG हो, HIG हो, कोई सा भी हो, उसमें आपको कोई भी कमर्शियल चीज़ कुछ भी लेने के लिए आपको घर से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर किसी भी कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं CSC, उसमें जाना पड़ेगा। चाहे वो आपके घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, चाहे वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन गुड़गांव में, सोहना में, फरीदाबाद में, यहाँ पर जितने भी आपके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट होंगे, उन सब के अंदर आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा कमर्शियल स्पेस मिलेगा। छोटा सा आपको स्कूल भी, बच्चों का जो जूनियर स्कूल होता है, 5th क्लास तक का प्राइमरी स्कूल या प्ले वे स्कूल, क्रैच टाइप का कुछ इस तरह का देखने को जरूर मिलेगा, कि आपको गेट से बाहर ना जाना पड़े। कोई भी लेडीज जैसे है, या कोई मेड है घर पे, या कोई जैसे आपके वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो सब आपको सुबह सुबह जैसे बच्चे को छोड़ना है या कोई घर से सामान लेकर के आना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, तो उसको गेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, स्कूटर निकाल करके हेलमेट पहन के जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर के अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर ही कुछ ना कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, जो आपकी डेली रूटीन की, रोजमर्रा की चीज़ों की पूर्ति कर सकती हो, जो कि आपके घर तक डिलीवर भी कर सकती होंगी। तो ये कंपैरिजन जो है दोस्तों, जब भी आप घर खरीदने जाएं, चाहे वो अफोर्डेबल का हो, चाहे वो DDA हाउसिंग का हो, तो इन पॉइंट्स पे जरूर एक बार देखना, विचार करना, इनको समझना, जिससे आपको उसको फिल्टर करने में, प्रोजेक्ट को समझने में, कौन सा मुझे लेना चाहिए, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस समय बहुत ही आपको आसानी होगी। बड़े इजीली आप जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को।
तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका इससे अलग भी कोई प्रश्न है तो आप उसको लिखिएगा। आपने जो अभी तक प्रोजेक्ट जिसमें आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा वो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को पता चले कमेंट्स पढ़ के कि हाँ उनका क्या एक्सपीरियंस किस प्रोजेक्ट में रहा। थैंक यू, शुक्रिया।